नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सियासी महादंगल। और सियासत की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चल दिए गए हैं और वार अब सीधा किले की दीवारों पर हो रहा है। आज हमारे इस महादंगल में दो राज्यों की उन बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा जिन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल रामनवमी के बहाने बज चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले भवानीपुर में आज बीजेपी के दिग्गज शुभेंदु अधिकारी ने भगवा लहर के साथ हुंकार भरी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी महागठबंधन के जो परखच्चे उड़ाए, उसके बाद असली ड्रामा अब शुरू हुआ है। जो ड्रामा शुरू हुआ है उसने कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ पूरा विवाद एक तरीके से सामने ला दिया है। व्हिप उल्लंघन करने वाले 3 विधायकों ने अपनी गलती मानने के बजाय प्रदेश नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्हीं तमाम सुलगते सवालों पर हमारे साथ इस महादंगल में जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रिया पांडे, अश्विन मिश्रा और संजय कुमार पटना से। शुरुआत करेंगे बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रणभेरी बजने के साथ ही राज्य की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है। आज रामनवमी के अवसर पर विपक्षी दल के नेता और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक किले भवानीपुर में एक विशाल रामनवमी शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। हजारों समर्थकों की भीड़ और जय श्री राम के नारों के बीच शुभेंदु ने सीधे तौर पर बंगाल में राम राज्य लाने का आह्वान कर आगामी चुनाव की दिशा तय कर दी है। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी, इस बार भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रैली के दौरान उन्होंने साफ कहा कि पूरा बंगाल अब राम राज्य चाहता है। हम एक ऐसा बंगाल बनाएंगे जहां सुशासन होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, युवाओं के पास रोजगार होगा और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। शुभेंदु का यह बयान सीधे तौर पर टीएमसी के शासन मॉडल पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। रामनवमी की ये रैली केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन थी। और जिस तरीके से ये बयान उन्होंने दिया, एक एजेंडा क्लियर कर दिया है कि इस बार बीजेपी किस नेतृत्व पर, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अश्विन के पास चलेंगे। अश्विन, जिस तरीके से शुभेंदु ने ये चुनावी बिगुल फूंका है और एक तरीके से जो नारा दिया है कि राम राज्य हम लाकर रहेंगे, तो क्या ये कहना सही है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि इस बार वो बंगाल में राम राज्य की राजनीति पर चुनाव लड़ने वाली है? अश्विन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं रिया के पास जाऊंगा। रिया जी, जिस तरीके से, वही मेरा सवाल रहेगा कि एजेंडा जो था, जिस पर अभी सवाल लग रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, तो क्या ये पहली जो रैली हुई है शुभेंदु अधिकारी की, रामनवमी का जो इन्होंने भगवा रैली निकाली, उसमें जब ये नारा देते हैं कि बंगाल अब राम राज्य की चाह पर है और बंगाल अब राम राज्य की राह पर है, क्या राम राज्य के एजेंडे पर अब बंगाल चुनाव इस बार बीजेपी लड़ने वाली है? जी मुकेश, जिस तरीके से बंगाल की मैं बात करूं कि जो बिगुल बज चुका है चुनाव को लेकर, तमाम बीजेपी पहले से ही कई रैलियां निकालनी शुरू कर दी है। वहीं अब इस बात की बात करूं तो बीजेपी के तमाम सभी लीडर का कहना है कि जिस तरीके से रामराज यूपी में लेके आया गया, जिस तरीके से मैं बात करूं कि केवल यूपी नहीं, पूरे भारत के लोगों में जो खुशी देखने को मिली है, वहीं अब बंगाल की बारी है। क्योंकि बंगाल में साफ तौर पर देखा जाता है कि मैं इधर यूपी बिहार राजनीति की बात करूं या चाहे दिल्ली की बात करूं, बंगाल की ओर अलग ही एक रुख देखने को मिलता है, जो वहां की जो राजनीतिक तस्वीरें जो निकल कर आती है। वहीं रामनवमी के दिन ही आज मैं बात करूं कि बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी मुकेश जारी कर दी है अपने उन सभी उम्मीदवारों के। इससे पहले 2 लिस्ट जारी किए गए थे और आज तीसरी लिस्ट इसमें जारी की गई, जिसमें 19 लोग थे। और उसमें से जो आर्जिकल हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर की मौत हुई थी रेप केस की वजह से, उसकी मां को भी टिकट दिया गया। तो साफ तौर पर देख सकते कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब सुरक्षाओं पर काम हो सके, तो इसलिए उनकी मां को टिकट दिया गया है। साफ तौर पर उनकी मां का भी कहना था कि उन्हें टिकट दिया जाए ताकि वो इंसाफ लड़ सके, कि आगे किसी भी और बेटी के साथ ना हो। तो साफ तौर पर बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है मुकेश, ये केवल राम राज नहीं, तमाम सभी पॉइंट, चाहे वो महिला की सुरक्षा की बात हो, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से कुछ केसेस निकल कर आए हैं, तो साफ
साफ तौर पर वहां पे महिलाओं की सुरक्षा से लोग बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, क्योंकि इतने बड़ी मैं बात करूं कि हादसा होने के बाद भी जिस तरीके से सीएम का जो रिएक्शन रहा, तो तमाम कहीं ना कहीं लोगों में उस बात को लेकर नाराजगी है। तो इस चीज का बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि हम महिला की सुरक्षा से लेकर राम राज काम सभी उन लोगों पर काम करेंगे। और आज इसी चीज को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर जो तंज कसा है, साफ तौर पे कहा है कि वहां के लोगों को छुटकारा दिलाया जाएगा, वहां पे भी रामराज लाया जाएगा। अश्विन, जिस तरीके से ये रैली निकाली गई, नारा दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से इस रैली को ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की कोशिश बताया जा रहा है। लेकिन शुभेंदु के जो समर्थक हैं उनका उत्साह इसमें लगातार देखने को मिला। तो क्या जो अभी तक जो आरोप लग रहे थे ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की, अब वो आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही है, तो क्या एक तरीके से ये तकरार दिखेगी कि कौन कितनी बड़ी राजनीति तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की कर सकता है? बिल्कुल। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश, जिस तरीके से रैली रामनवमी पे निकाली गई, यही आप पिछले साल अगर देखें, ममता बनर्जी नवरात्र पे जिस तरीके से पंडाल में जाके पूजा करते हुए दिखी, हर कोई हैरान था, क्योंकि ममता बनर्जी की ये तस्वीरें पहली मर्तबा आई थी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि उनपे आरोप लगता था किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए वो बिल्कुल रमजान या बाकी प्रोग्राम में जाती है, लेकिन जब नवरात्रि की बात आती है, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े नवरात्र और दुर्गा पूजा कोलकाता में ही होता है, तो उसमें नजर नहीं आती थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंटीमेंट गेम कहीं ना कहीं खेला, और उसको पिछले विधानसभा चुनाव में बेनिफिट मिला, लोकसभा चुनाव में भी उसको बेनिफिट मिला। बीजेपी को पता है कि यहाँ पर बाकी राज्यों की तरह सोशल इंजीनियरिंग कास्ट के लिहाज से नहीं फिट बैठती, यहाँ हो जाता है हिंदू बनाम मुस्लिम का, क्योंकि बांग्लादेश से जिस तरीके से लोग आए हैं, 30% के आसपास जो मुस्लिम आबादी वहां है, उसमें कैसे भाजपा उसमें सेम नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी जो 70% है जो हिंदू वोट बैंक, किस तरीके से उनको अपनी तरफ एकजुट करके लाया जा सके, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की आज की रणनीति नहीं है। इससे पहले भी जो उसके शीर्ष नेतृत्व, चाहे अमित शाह हो, चाहे विजय वर्गीय हैं, चाहे महेंद्र सिंह, राम माधव, ये सब जब वहां गए और जब संगठन के लोगों से बातचीत की, जो छोटी छोटी रैलियां हुई वहां पे, जो न्याय पंचायत से लेके जिला लेवल पे लेके मंडल पे ले, वो कहीं ना कहीं इस बात के ओर इशारा हुआ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, जिसमें ममता बनर्जी को बैक फुट पे खड़ा किया जा सकता है। और बीजेपी ने वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं रामनवमी के नाम पर के दिन सबसे बढ़िया प्रहार किया, क्योंकि राम को लेके जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो तस्वीर बदली, अयोध्या में मंदिर बना और उसका एक संदेश पूरे देश के कोने कोने गया, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में रामनवमी से बेहतरीन नवरात्रि में भाजपा ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला। और कहीं ना कहीं टीएमसी को इस बात से अंदेशा जो था पहले, और अब इस बात से उनको डर है कहीं ना कहीं बाकी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अगर बाकी पार्टियों में खासकर बीजेपी की तरफ अगर परिवर्तित होते हैं तो टीएमसी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। मुकेश, अश्विन, साफ तौर पर एक बात तो क्लियर है कि जो बंगाल की राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि इन मुद्दों के बीच में जब विकास की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं नीचे दब जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जब दौरा किया बंगाल का, तो उन्होंने टीएमसी पर यह आरोप लगाया कि टीएमसी जो है वो सरकारी योजनाओं को बंगाल में नहीं दाखिल होने दे रही है, लोगों तक उन सेवाओं को नहीं पहुंचने दे रही है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो रैलियां हो रही हैं, जो चुनाव प्रचार में जो ऐलान हो रहे हैं, उसमें विकास को लेकर के क्या कुछ ऐलान किए जा रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की बात करें, उन्हें अपने लंबे शासन के लेके जो उन्होंने महिलाओं और बाकी बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए काम किया, उसकी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़े आंकड़े बता दें जो मेरे पास रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री के 14 से 15 रैली है, अमित शाह वहां 8 से 10 रैली करने वाले हैं। नबीन की बात करें, नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से आते हैं, बिहार और बंगाल का कनेक्शन बहुत फिट बैठता है, उनकी भी 8 से 10 रैलियां हैं। साथ में अगर बात करें वहां पे जो हिंदू छवि रखने वाले नेता हैं, जैसे विजय वर्गीय हो गए, राम माधव हो गए जो आरएसएस से आए, उनकी भी रैलियां। और खास करके इस बार राज्यसभा के चुनाव की अगर आप देखें, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बिहार से, राज्यसभा की सीटें भी अगर कंपेयर करें तो जिस तरीके से वहां नेगोशिएशन करके ले आया गया, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा फर्क डालेगा। आसाम और बिहार के बहुत सारे लोग कोलकाता में हैं
कोलकाता में बिहार के बहुत सारे पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फर्क डालने वाला है। और इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब 14 से 15 रैलियां करेंगे और अमित शाह जब 8 से 10 रैलियां करेंगे, तो कहीं ना कहीं ममता के किले में जाके ये घेराबंदी कहीं ना कहीं ममता के लिए मुसीबत साबित होती नजर आ रही है। और इस बात को टीएमसी समझती है, और ये बौखलाहट जो राजनीतिक गलियारों में है कि ममता जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, अब तक किसी भी उनके विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में इस तरीके से उनकी परेशानी और बौखलाहट नहीं नजर आ रही थी, जो कि राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडितों ने जो ये चर्चाएं कर रहे हैं। मुकेश, रिया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, इस मौके दोहराए नहीं कि चुनाव में जो रैलियां होंगी वो ताबड़तोड़ रैलियां एक टाइम पे अब शुरू होने वाली हैं। जिस तरीके से अश्विन ने बोला कि हिंदुत्व के जो बड़े प्रमुख चेहरे हैं बीजेपी पार्टी में, वो बंगाल की तरफ रुख करेंगे चुनाव प्रचार में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार क्लियर है कि उसने मुस्लिम वोट बैंक की तरफ बिल्कुल अपनी आंखें मूंद करके सीधे हिंदू वोट बैंक की तरफ फोकस कर रही है? जी मुकेश, बात करें कि जिस तरीके से बीजेपी की मैं बात करूं बंगाल के चुनाव को लेकर, केवल अभी से ही नहीं, बीजेपी पहले से ही ग्राउंड पर उतर चुकी थी। बिहार चुनाव के बाद से उनका सीधा पहला डायरेक्ट बंगाल का चुनाव के लिए था। ऐसे लगातार से ही बीजेपी के तमाम कई लीडर्स कार्यकर्ता काम कर रहे थे। वहीं अब चुनाव में बात करूं तो बस कुछ ही दिन रह गया है, मई में सब रिजल्ट आ जाएगा, साफ तौर पे तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। तो उसको लेकर पहले ही चाहे अमित शाह हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, और नितिन नबीन अब का उनका अभी दौरा चल रहा है, जहां उन्होंने काली, मैं बात करूं दक्षिणेश्वर और काली घाट मंदिर में जाकर दर्शन किया, वहां से लोगों से कनेक्ट करने की मैं बात करूं तो कोशिश की गई, और लगातार उनकी भी वहां पे रैली है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, क्योंकि साफ तौर पर वहां पे मुकेश से बात करूं बाकी राज्यों के मुकाबले में बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ज्यादा देखने को मिलता है। ये कई बार तस्वीरें भी निकल कर आती है कि किस तरीके से, और आपने देखा होगा कि इधर मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नाराज है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय को वो डर लगता है कि बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगी। तो जो वहाँ पे हिंदू पक्ष है, तो बीजेपी का साफ तौर पर टारगेट है, हिंदू तो है ही लेकिन मुस्लिम पक्ष के भी लोग हैं। तो हिंदू को लेकर इसीलिए आज रामनवमी का भी दिन चुना गया कि बार बार वहां पे राम को, वहां पे मैं बात करूं तो ये कट्टर मतलब जितने टोटल हिंदू जो है वहां पे बार बार राम जी को लाने के लिए बात की जा रही है, साफ तौर पे कि हिंदू जो जितने हैं, क्योंकि ये बात सही है कि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूपी बिहार के ज्यादातर लोग पाए जाते हैं मुकेश, क्योंकि लोग रोजगार की वजह से, पढ़ाई की वजह से ज्यादातर यूपी बिहार के लोग बंगाल की ओर रुख करते हैं। तो उनकी भी मैं बात करूँ तो संख्या बेहद ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये राम की जो मैं बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अश्विन, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव हमेशा से इतिहास में एक बना हुआ है कि जो जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है वो है हिंसा, चुनावी हिंसा वहाँ पे जैसे आम बात हो जाती है, और इस बार भी वो झलक देखने को मिली। हालांकि राज टीवी कतई भी इस चीज़ का मतलब समर्थन नहीं करता, बिल्कुल विरोध करता है कि चुनाव शांति से होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन और सरकार की बनती है। लेकिन इस बार भी आज ही खबर सामने आई है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर जिस तरीके से दक्षिण 24 परगना में हिंसा की खबर सामने आई है, उस पर सरकार ने क्या स्टैंड लिया है, या फिर बीजेपी की तरफ से क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? अब देखिए मुकेश, अगर समझे हिंसा का मामला पश्चिम बंगाल में पहली मर्तबा नहीं है। अगर थोड़ा आपको थोड़े आंकड़ों के साथ बताऊं, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप डेटा निकालेंगे, अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे उनके जिला अध्यक्ष हो, उनकी सबसे ज्यादा उनकी हिंसा, उनके साथ बर्बरता, उनकी हत्याएं अगर कहीं किसी भी राज्य में हो, तो बंगाल उसमें टॉप लेवल पे आप देखेंगे। अगर आंकड़ा निकालेंगे तो वहां नजर आ रहा। एक समय ऐसा था कि टीएमसी के खिलाफ कोई भी बूथ अध्यक्ष छोड़िए, जिला अध्यक्ष बनने के लिए भाजपा में कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता था। जो आता था तो उसकी कहीं एक्सीडेंट में कहीं किसी तरीके से मौत हो जाती थी, इतना भय था। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीरें जो बदली है, उसका नतीजा है कि जब शीर्ष नेतृत्व वहां रात्रि विश्राम, वहां बैठकें, वहां चाय पे चर्चा, और वहां गांव में कैंपेन करते हुए उन्होंने कई रातें गुजारी है, और एक भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पे और आम पब्लिक पे जताया है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर आप मोदी के नेतृत्व में अगर आप जाते हैं तो आप बाकी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है, आसाम का दिया जाता है, गुजरात का दिया जाता है, और मध्य प्रदेश का दिया जाता है, राजस्थान का, उस तरीके से आपके यहाँ भी डेवलपमेंट हो सकता है। खास करके योगी मॉडल को भी वहां बताया जा सकता है किस तरीके से अपराधी थे, एक समुदाय के अपराधी आते थे। लेकिन तस्वीरें बदली है, वहां भाजपा डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम किए, तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है, जो जिस दिन का चुनाव
चुना गया। मुकेश, जो आप बात कर रहे हैं, और ये आरोप पहले से भी लगाया जा रहा था। स्मृति ईरानी जाके वहां पे धरने पे भी बैठी थी और उन्होंने भाषण में क्लियर इस बात को कहा था कि अगर कोई राज्य है जहां हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की जाती है, वो पश्चिम बंगाल है, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो ये देश है यहाँ सबका साथ सबका विकास वाला भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो उसमें हिंदुओं का भी हक उतना बनता है जितना बाकी राज्यों में बाकी जगह बनता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तस्वीरें इतर होती है। ममता के बयान में, उनके जी अश्विन, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात अब बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की सियासी खाई को गहरा कर दिया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे उस भयंकर अंतरकलह को भी उजागर कर दिया है जो अब कार्यवाही की दहलीज पर खड़ा है। दरअसल व्हीप का खुला उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के 3 प्रमुख विधायक यानी कि मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास पर पार्टी अब बड़े अनुशासनात्मक एक्शन की तैयारी में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन विधायकों ने अपनी गलती स्वीकार करने या फिर खेद जताने के बजाय सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और अपनी इस बगावत के लिए नेतृत्व की कार्यशैली को ही जिम्मेदार ठहराया है। इन 3 बागियों के साथ साथ आरजेडी के एक विधायक की रहस्यमय अनुपस्थिति ने भी विपक्षी गठबंधन यानी कि महागठबंधन की रणनीतियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जिसका सीधा और बड़ा फायदा एनडीए को मिला, जिसने एक सदी हुई चुनावी बिसात बिछाते हुए सभी 5 सीटों पर ऐतिहासिक और क्लीन स्वीप जीत दर्ज की थी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को विपक्ष की एकजुटता पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है, क्योंकि विधायकों के ये बागी तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर असंतोष की आग काफी गहरी है। इस खबर पर हमारे साथ संजय पटना से लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से एक खबर सामने आई है, पहले एक कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब जवाब तलब होगा उन तीनों विधायकों से तो वो एक जवाब मांगेंगे या फिर माफीनामे की एक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुकेश, ये कोई नई बात नहीं है कि प्रदेश नेतृत्व पे सवाल उठना। तो याद होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही बीते हैं और इस पर भी नेतृत्व पर ही सवाल उठे। जो जिस तरीके से स्थितियां बनी बिहार में और कांग्रेस के 6 सीट पर उनके जीत कर आए उम्मीदवार विधायक, और उसमें भी 3 जो है वो बागी बने हुए हैं, यानी प्रदेश नेतृत्व पर लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव से ही सवाल उठ रहे हैं और लगातार उनके ही नेता जो बेहद करीबी वाले पार्टी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो लगातार उठा रहे हैं। पप्पू यादव तो पहले ही नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उससे पहले कई उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पार्टी के अंदर विरोध किया था, धरने पर बैठ गए थे, प्रदर्शन किया और प्रदेश नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। चाहे वो बिहार प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू हो या जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन पर भी सवाल लगातार उनके ही नेता उठा रहे हैं। और अब तो तीनों विधायकों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। खुलेआम वो कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व की जो स्थिति है बिहार में वो सही नहीं है। इसके लिए वो आला कमान से बात करेंगे और आला कमान ही अब जो भी करेंगे, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वही इस पर अब कार्रवाई कर सकते हैं। यानी प्रदेश नेतृत्व ने जब सवाल पूछा कि आखिर आप चुनाव के दरमियान आपकी मोबाइलें क्यों बंद थी, आपके मोबाइल फोन क्यों नहीं लग रहे थे, स्विच ऑफ क्यों बता रहा था, ये तमाम सवाल पूछे गए थे और उनको पत्र देकर उनसे जवाब तलब किया गया। लेकिन सवाल जवाब देने के बजाय वो उल्टा ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि ऐसे में आला कमान क्या करेगा, क्योंकि आला कमान के पास ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला है कि या तो आला कमान जो विधायक हैं बागी, जिन्होंने मतलब ये बगावत की है पार्टी के खिलाफ, उनको बाहर करे, या फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि जिस नेतृत्व पर ये तीनों विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं उस नेतृत्व पर एक्शन लिया जाए या उस नेतृत्व से जवाब तलब किया जाए या फिर उस नेतृत्व को बर्खास्त किया जाए। तो अभी आपको क्या जानकारी है कि नेतृत्व पर एक्शन होगा या फिर इन 3 विधायकों पर एक्शन होगा? तो देखिए मुकेश, ये तीनों विधायकों पर एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो जो स्थिति है कांग्रेस की, वो विधायक कम है बिहार में और वो चाहते हैं कि हमें जो है आला कमान इस पार्टी से निकाल दे और हम दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो जाए। लेकिन ये अब जो है आला कमान ये गलती करने वाले नहीं है क्योंकि बिहार में स्थितियां मजबूत नहीं। टोटल अगर देखा जाए तो बिहार में विपक्ष की जो स्थितियां हैं वो करीबन 35 है और एआईएम को मिला दे तो टोटल 41 हो रहे हैं। लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है बिहार में महागठबंधन की। और कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो बाकी पार्टियों से भी
वो बेकार है। यानी 6 ही विधायक जीत कर आए हैं, उसमें 3 अगर बगावत कर रहे हैं, अगर उनको समझाकर अपनी पार्टी से नहीं रखा जाए तो वो पार्टी की जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में और बदतर हो सकती है। तो इसलिए आला कमान चाहते हैं कि उन्हें जो नेतृत्व है उन्हें समझाने की कोशिश करे कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो जानकारियां हमारे पास हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त चुनाव की राज्यसभा चुनाव की स्थितियां थी, उस वक्त तेजस्वी ने नेतृत्व जब कर रहे थे, तो तेजस्वी नेतृत्व करने के दौरान अपने विधायकों से सही तरीके से बात नहीं कर रहे थे। जो उनके विपक्ष जो साथ में गठबंधन में उनके विधायकों से मिल नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि हमसे मिले, बातचीत करें और हमसे कोई भी दिक्कत है उसे साझा करें। तेजस्वी यादव से मिलने जो विधायक गए थे वो मिले नहीं तेजस्वी यादव, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर नाराजगी है। और इस इशारा जो है उनके प्रदेश नेतृत्व ने किया कि जो फैसला लेना है वो आप स्वयं ले सकते हैं, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व पे सवाल उठाना ये लाजमी नहीं है, जबकि जो नेतृत्व कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है और वो नेतृत्व सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं बिहार में जो होनी चाहिए। और जो उनके ही विधायक हैं वो भी अंदर खाने से नाराज चल रहे हैं कि आखिर जो हमारे आला कमान है, जो हमारे आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं तेजस्वी यादव, तो उनके अगर नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है तो यह कहीं ना कहीं बड़ा बात है। क्या अगर तेजस्वी यादव चाहते तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत कर सकते थे, उनके आला कमान से बात करते, उन विधायकों से मिलते, 1 to 1 बात करते, तो ये दिन आज उन्हें नहीं देखना पड़ता। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर आला कमान का कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ठीक तरीके से बात की जाती तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। संजय आपका बहुत धन्यवाद, और रिया आप जुड़ी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका भी बहुत धन्यवाद, और अश्विन आपका भी धन्यवाद। तो जिस तरीके से सियासी महादंगल में हमने आज देखा कि बंगाल में चुनावी बिगुल बच चुका है और बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आला कमान पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अभी आगे क्या होता है इस पर राज टीवी की नज़र लगातार बनी रहेगी। सियासी महादंगल में आज इतना ही। नमस्कार।